जमनपुर नाम के एक गांव में रमेश नाम का एक दर्जी रहा करता था। रमेश अपने काम में काफी माहिर था। पूरे गांव में उसकी अकेले की कपड़े सिलने की दुकान थी। आसपास के गांव के लोग भी उसी के यहाँ अपने कपड़े सिलवाने डालते। इस वजह से उसका व्यापार काफी बढ़ गया था। लेकिन व्यापार बढ़ने के साथ साथ उसका घमंड भी बढ़ गया था और अब पहले जैसा मन लगाकर काम नहीं करता था। कई बार ग्राहकों के कपड़े गलत सिलने पर भी वो ग्राहकों को ही उल्टा दो बातें सुना दिया करता। गांव में दूसरी कोई दुकान ना होने की वजह से लोग मजबूरी में उसी के यहाँ कपड़े सिलवाने डालते थे। ऐसे ही एक दिन मोहनदास नाम का एक बूढ़ा आदमी रमेश की दुकान पर आता है और कहता है, बेटा, हम इस गांव में नए आए हैं। हम पास ही के गांव में रहते थे। 6 महीने पहले मेरा बेटा गुजर गया। हमारी जमीन भी जमींदार ने हड़प ली। घर में बहू और पोता है। अब दोनों की जिम्मेदारी मुझ पर ही है। लेकिन अब इस बुढ़ापे में मुझसे ज़्यादा काम नहीं हो पाता। लेकिन मेरी बहू बहुत अच्छे कपड़े सिलती है। अगर तुम्हारे पास कभी ज़्यादा काम आए तो हमें काम दे सकते हो। मेरी बहू बहुत अच्छे से कपड़े सिलती है। जितना लगे उतना ही पगार देना। कम से कम हमारी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। देखो चाचा जी, मुझे तो किसी को काम पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेले ही सारा काम कर सकता हूँ। पूरे इलाके में मेरे जैसा कोई कपड़े नहीं सिल सकता। 2-4 कपड़े सिलने से कोई दर्जी नहीं बन जाता। आपकी बहू से कहे खुद ही अपना काम चालू करे। मैं उन्हें कोई काम वाम नहीं दे सकता। और हाँ, यहाँ के सभी लोग मुझसे ही कपड़े सिलाएंगे। तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। मोहनदास वहाँ से बड़े ही निराश और दुखी मन से घर लौट आते हैं और बहू से कहते हैं, बेटी करुणा, मैं गया तो था रमेश के पास काम मांगने, लेकिन उसने मना कर दिया। पता नहीं अब क्या होगा। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, भरोसा रखिए, हमारे ये दिन भी निकल जाएंगे। मैं अपने घर से ही सिलाई का काम शुरू करती हूँ। इस तरह करुणा अपने दहेज में मिली सिलाई मशीन से घर के आंगन में ही कपड़े सिलने का काम शुरू करती है। लेकिन कोई भी गांव के लोग उसे कपड़े सिलाने नहीं देते थे। ये देखकर रमेश उसका बहुत मजाक उड़ाया करता। एक दिन ये सब गांव की मुखिया की पत्नी ने देखा और करुणा के लिए उसके मन में दया भाव जाग उठा और अगले ही दिन उसने करुणा को अपने कपड़े सिलने दिए। करुणा ने उनके कपड़े बहुत बेहतरीन तरीके से सिल के दिए। वो बहुत खुश हो गई और गांव की बाकी महिलाओं से भी करुणा की खूब प्रशंसा की और धीरे धीरे करुणा का सिलाई का काम बढ़ता गया और उसे काफी मुनाफा होने लगा। और एक दिन उसने गांव में अपनी एक दुकान शुरू कर दी। करुणा के काम में बहुत सफाई और सटीकता थी। अब गांव के पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी उसके पास कपड़े सिलाते और उसकी प्रशंसा करते। मोहनदास अपनी बहू की कामयाबी देखकर बहुत खुश थे। बेटे के जाने के बाद बहुत हद तक कम हो चुका था। करुणा ने वो भी कमी पूरी कर दी। करुणा की इस कामयाबी से रमेश प्रतिशोध की आग में जल रहा था, क्योंकि अब उसकी दुकान पर इक्का दुक्का लोग ही जाते और वो मौका ढूंढ रहा था कि करुणा का व्यवसाय कैसे चौपट किया जाए। और एक दिन उसे ये मौका भी मिल गया। एक दिन मोहनदास करुणा और अपने नाती को लेकर किसी काम से अपने पुराने गांव चले गए। इस बात का फायदा उठाकर रमेश ने अपने दुकान में सिलने आए कुछ कपड़े करुणा की दुकान में किसी तरह रखवा दिए और थाने में उसके नाम की रपट लिखवा दी कि उसने कपड़ों की चोरी की है। मोहनदास और करुणा गांव से जब वापस आते हैं तब पुलिस उसकी दुकान की तलाशी लेते हैं और उन्हें वहां रमेश की दुकान के कपड़े मिल जाते हैं। करुणा को थाने ले जाते हैं। करुणा थानेदार साहब को बहुत समझाती है कि उसने चोरी नहीं की। गांव वाले भी करुणा का साथ देते हैं।
लेकिन सबूत मिलने के कारण करुणा को लॉक में डाल दिया जाता है। मोहनदास समझ जाता है कि ये सब रमेश का किया धरा है और वो रमेश के पास जाते हैं। देखो बेटा, ये तो तुम भी जानते हो कि मेरी बहू निर्दोष है। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, थाने से अपनी शिकायत वापस ले लो। ठीक है, मैं अपनी शिकायत तो वापस ले लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी बहू को ये सिलाई का काम और अपनी दुकान बंद करनी होगी। तुम्हारी बहू की वजह से मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया। अगर मंजूर है तो बोलो, नहीं तो मैं शिकायत वापस लेने से रहा। ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। रमेश अपनी शिकायत थाने से वापस ले लेता है और करुणा थाने से घर वापस आ जाती है। करुणा का व्यापार बंद होने से गांव वालों को न चाहते हुए भी रमेश के पास ही कपड़े सिलवाने पड़ते हैं और रमेश का काम फिर चल पड़ता है। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं और एक दिन अचानक खबर आती है कि पूरी दुनिया में महामारी फैल रही है और भारत भी इसकी चपेट में है और संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया है, जिसके चलते कई व्यापार, दुकानें, सरकारी, गैर सरकारी संस्थानें बंद रहेगी और इस तरह रमेश की दुकान भी लॉकडाउन की वजह से बंद हो जाती है और करुणा का भाई जो शहर में एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, बंद होने की वजह से गांव वापस आ जाता है। दिन ब दिन परिस्थिति और भी गंभीर होने लगती है। आर्थिक तौर पर सबकी हालत खस्ता होने लगती है। ऐसे में करुणा का भाई अमन जो शहर से गांव आता है, उसे एक अनोखी युक्ति सूझती है और वो अपने दीदी से कहता है, दीदी, मुझे एक बात बताओ, आप तो इतना अच्छा सिलाई का काम करते हो, क्यों ना हम पीपीई सूट और मास्क बनाएं? आज की तारीख में इसी चीज की देश में सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें मुनाफे के साथ साथ हमारा समाज में एक प्रकार से योगदान भी हो जाएगा। इसे कैसे बनाते हैं और इसमें लगने वाला मटेरियल, इस बारे में मेरे कंपनी के मालिक अच्छे से बताएंगे। करुणा तैयार हो जाती है। अमन अपनी कंपनी के मालिक से इस विषय में बात करता है। उनको अमन का सुझाव बहुत पसंद आता है और इसके लिए लगने वाली सभी सामग्री और तैयार पीपीई सूट और मास्क के वितरण का जिम्मा लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। पीपीई सूट तैयार करने की सारी जानकारी अमन मालिक से ले लेता है और अमन करुणा को सारी चीजें अच्छे से समझा देता है। ठीक 5 दिन बाद अमन के मालिक सारा मटेरियल एक गाड़ी में भेज देते हैं। करुणा पीपीई सूट और मास्क बनाना शुरू करती है। वो रोज 20 सूट और मास्क तैयार करती है और हर एक हफ्ते में अमन तैयार सूट और मास्क शहर भिजवाता है, जहां उसके मालिक सभी मेडिकल संस्थाओं को उसे वितरित करने लगते हैं। कुछ दिन बाद तो इसकी मांग बहुत बढ़ जाती है और करुणा सोचने लगती है, इतने सारे पीपीई सूट और मास्क वो अकेले कैसे बनाएगी। तब वो गांव वालों को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लेती है और गांव के लोग भी राजी हो जाते हैं। अमन के मालिक और भी मशीन गांव में भेजते हैं। करुणा सभी गांव वालों को अच्छे से प्रशिक्षण देती है। सभी रात दिन मेहनत करके पीपीई सूट और मास्क बनाते हैं। इस विकट परिस्थिति में करुणा और गांव वालों ने जो करके दिखाया, उसकी बहुत सराहना होती है। सरकार सभी के लिए विशेष पारितोषिक का भी ऐलान करते हैं। इस तरह अमन की सूझबूझ और करुणा की मेहनत से पूरे देश में गांव का नाम रोशन हो जाता है। अंत में रमेश की हालत ऐसी हो जाती है कि वो खाने को भी मोहताज हो जाता है। वो अपने करतूत पे काफी शर्मिंदा होता है, लेकिन सभी उसको माफ कर देते हैं और अपने साथ काम में शामिल कर देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी, ये हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ। बहुत साल पहले की बात है।
आलोक नगर नाम के एक छोटे से शहर में मोहनलाल और सोहनलाल नाम के दो भाई रहा करते थे। दोनों साथ साथ ही बड़े होते हैं। बावजूद इसके दोनों के स्वभाव एकदम विपरीत होते हैं। मोहनलाल का स्वभाव एकदम सीधा सरल होता है और वो एक प्रामाणिक व्यक्ति होता है। इसके उलट सोहनलाल कपटी, धूर्त और स्वार्थी और भ्रष्टाचारी स्वभाव का होता है। मोहनलाल को अपने भाई का ये आचरण बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा सोहनलाल को समझाया करता कि वो अपना स्वभाव बदल दे और सीधे मार्ग पर चले, नहीं तो वो एक दिन जरूर किसी मुसीबत में फंस जाएगा। लेकिन सोहनलाल को अपने भाई का इस तरह उपदेश करना पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ, मैं जो चाहे वो करूँगा। इस तरह दोनों की कभी किसी बात पर नहीं बन पाती और दोनों की किसी न किसी बात पर अनबन हो जाती। दोनों यह निर्णय लेते हैं कि वो अलग रहेंगे और अपना जीवन अपनी तरह से व्यतीत करेंगे। आगे चल के मोहनलाल एक समाज सेवी संस्था से जुड़ जाता है। अपने स्वभाव के अनुसार लोगों के लिए अच्छा काम करके समाज में अपना योगदान देता है। दूसरी ओर सोहनलाल अपनी एक फर्जी कंपनी शुरू करता है जिसमें वह हर प्रकार के नकली सर्टिफिकेट बनाने का काम करता है। एक दिन की बात है, मोहनलाल अपने कार्यालय का काम निपटा के अपने घर वापस जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग एक आदमी की पिटाई कर रहे हैं और उसे लहूलुहान करके उससे पैसे छीनकर भाग जाते हैं। वहाँ के लोगों से वह मदद की गुहार लगाता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। मोहनलाल उसे तुरंत ही हॉस्पिटल पहुँचाता है और उसका इलाज करवाता है, जिस कारण उस व्यक्ति की जान बच जाती है। वो व्यक्ति मोहनलाल का मनपूर्वक धन्यवाद करता है। एक बार की बात है, सोहनलाल के ऑफिस में एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक मिस्टर गोखले आते हैं। अरे मिस्टर गोखले, कैसे आना हुआ? बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देखिए सोहनलाल जी, आपसे मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करनी है जिसका जिक्र आप किसी से नहीं करेंगे। मिस्टर गोखले जी, आप बेझिझक होकर बोलिए, हम तो यहाँ इसीलिए बैठे हैं। तो बात ऐसी है सोहनलाल जी कि मेरी एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और मैं बहुत मेहनत से कंपनी को यहाँ तक लेकर आया हूँ। अब मुझे ये चिंता सता रही है कि मेरे बाद ये कंपनी कौन संभालेगा। मेरी ये इच्छा थी कि मेरा इकलौता बेटा सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करे और आगे मेरा कारोबार संभाले। बहुत कोशिश करने पर भी वो अपनी इंजीनियरिंग पूरी नहीं कर पाया। अब डिग्री ना होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट मिलने में परेशानी आ सकती है। अगर उसे इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा और इसमें आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। जी गोखले जी, मैं आपकी परेशानी समझ गया और मैं आपका काम कर दूंगा, पर इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी क्योंकि ये एक जोखिम भरा काम है। सोहनलाल जी, आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। जी मिस्टर गोखले, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका काम हो जाएगा। और मिस्टर गोखले सोहनलाल को कुछ पैसे एडवांस देकर चले जाते हैं और ठीक एक हफ्ते बाद सोहनलाल उनके बेटे के लिए डिग्री लाकर देता है। एक दिन की बात है, मोहनलाल किसी काम से शहर से दूर एक गांव में अपनी गाड़ी से जाते हैं, परंतु लौटते वक्त रात हो जाती है। रास्ते में दूर दूर तक सिर्फ जंगल और घोर अंधेरा होता है। अपनी दोपहिया वाहन पर मोहनलाल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक पीछे से एक बड़ा ट्रक उन्हें टक्कर मारकर निकल जाता है। मोहनलाल झाड़ियों में जा गिरते हैं और जख्मी हो जाते हैं और खुद से उठने में असहाय महसूस करते हैं। सुनसान जंगल, अंधेरा और जंगल के प्राणी। मोहनलाल सोचने लगते हैं कि बस
आज तो मेरी जीवन लीला यही समाप्त हो जाएगी। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे भाई, तुम ठीक तो हो? मुझे सुन पा रहे हो कि नहीं? आपको जब ट्रक ने टक्कर मारी तब मेरी गाड़ी पीछे ही थी और मैंने आपको देख लिया था। अब घबराइए मत, चलिए उठिए, धीरे धीरे मेरे साथ गाड़ी तक चलिए। वो अनजान व्यक्ति मोहनलाल को अपनी गाड़ी में बिठाता है। मोहनलाल थोड़ा बेशुद्ध होता है और गाड़ी वहाँ से शहर की ओर निकल पड़ती है और हॉस्पिटल आकर रुकती है। वो व्यक्ति मोहनलाल को हॉस्पिटल भर्ती कर देता है। सुबह वही व्यक्ति मोहनलाल से मिलने हॉस्पिटल आता है और उससे कहता है, मोहनलाल जी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कल मैं ही आपको यहाँ लेकर आया था। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं वही हूँ जिससे कुछ लुटेरों ने बीच सड़क पैसे लूट लिए थे और जख्मी कर दिया था। तब आप ही मुझे अस्पताल लेके आए थे। जी हाँ, अब याद आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। आप ना होते तो शायद मैं आज का दिन ना देख पाता। मोहनलाल जी, धन्यवाद करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ये तो मेरी खुशनसीबी है जो मैं आपके किसी काम आ पाया। आप जैसे इंसान दुनिया में मुश्किल से मिलते हैं। कुछ दिन के इलाज के बाद मोहनलाल बिल्कुल ठीक होकर अपने घर चले जाते हैं। एक दिन की बात है, सोहनलाल अपने ऑफिस में बैठे बैठे टीवी पर न्यूज देख रहा होता है कि अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। शहर की एक प्रसिद्ध कमर्शियल इमारत उद्ध्वस्त हो जाती है, जिसका निर्माण मिस्टर गोखले के कंपनी द्वारा किया जाता है और उनका बेटा इस इमारत का इंजीनियर होता है, जिसके लिए मिस्टर गोखले सोहनलाल से फर्जी इंजीनियरिंग की डिग्री बनवाता है। सोहनलाल के बेटे का ऑफिस भी इसी इमारत में होता है। खबर सुन के जैसे सोहनलाल के पैरों से जमीन खिसक जाती है। हादसे में घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल भर्ती करवाया जाता है। सोहनलाल तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचता है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की हालत कैसी है? वो ठीक तो हो जाएगा ना? उसे बचा लीजिए। जितना चाहे पैसा लगे, मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ। सोहनलाल बाहर लगी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और खुद को कोसने लगते हैं कि उनके बेटे की इस हालत का जिम्मेदार वही है। उनके कर्मों का फल उनके बेटे को भुगतना पड़ रहा है। बेईमानी से इतना पैसा कमा के उसने क्या हासिल कर लिया? उसे अपने भाई मोहनलाल की कही सारी बातें याद आती है और वो रो पड़ते हैं। कुछ घंटे गुजरने के बाद डॉक्टर सोहनलाल को अपने केबिन में बुलाते हैं और कहते हैं कि उनका बेटा अब खतरे से बाहर है, परंतु उसे ठीक होने में काफी वक्त लगेगा। सोहनलाल डॉक्टर का धन्यवाद करता है। इस हादसे के बाद सोहनलाल की सोच पूरी तरह से बदल जाती है और वो प्रण करता है कि अब वो बेईमानी का रास्ता छोड़कर अच्छाई का रास्ता अपनाएगा और जितनी हो सके सबकी मदद करेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।